वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा, इसका प्रश्न पत्र हिंदी का संपन्न हुआ है और ये वस्तुनिष्ठ हिंदी की आंसर की है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। 30 प्रश्न हैं और ये बहुरंगे प्रश्न हैं। कुछ वाक्यांश हेतु एक शब्द के, कुछ वाक्य वर्तनी शुद्धि के। सिलेबस से आप भली भांति परिचित हैं, इसमें बताने की क्या आवश्यकता है। जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दी है और जो लोग आगे देने की योजना बना रहे हैं 2026-2027 में जो भावी परीक्षाएं होने वाली हैं, दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न बिल्कुल ही साधारण थे, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। अगर आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को करते हैं, पढ़ते हैं, तो भली भांति कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई अशुद्धि नहीं आएगी, कोई त्रुटि नहीं आएगी। तो चलिए देखें। पहला प्रश्न था, आपका जो भी सेट हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न था जो बूढ़ा न हो। तो जो बूढ़ा नहीं होता उसे कहा जाता है अजर। ठीक है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। जरा शब्द का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। और जरा से ही बना हुआ है जर। जर मतलब बूढ़ा और उसके आगे अ उपसर्ग लग गया, इसका मतलब है जो बूढ़ा ना हो, यानी अजर। और अजर कौन है? देवता है। अमरत्व का मतलब आप जानते ही हैं। शिवत्व मतलब जो शिव में लीन है, जो शिवमय है, वो शिवत्व से पूर्ण है। फिलहाल इसका सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखें। आँच। आँच मतलब आग की जो लपट होती है, कहते हैं आँच आ रही है। सम्मान पर आँच नहीं आने देना, ऐसे कहा जाता है। तो आँच ना आने देना फिलहाल एक मुहावरा है। यहाँ पर आँच का तत्सम आपसे पूछा गया था और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अर्ची। ठीक है। अर्ची कहा जाता है संस्कृत में और उसी को हम हिंदी में थोड़ा सा बिगाड़ कर कहते हैं आँच। तद्भव और तत्सम शब्दों का ऐसा ही फंडा है। तत्सम और तद्भव शब्द इसी प्रकार से बने ही हैं। तत्सम शब्दों को जब बोलने में दिक्कत हुई तो लोगों ने उसे तोड़ मरोड़ कर तद्भव रूप में रूपांतरित कर दिया। तो आँच का हो जाएगा अर्ची। ठीक उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का समूह है कौन सा? तो आप अगर ध्यान से देखें तो श्रृंगार और श्रृंखला, ये दोनों ही शब्द ठीक नहीं दिए। श्रृंगार शब्द को लिखा कैसे जाएगा? इसमें या तो आप ये लगा लीजिए, मतलब तालव्य श में नीचे री की मात्रा, और नहीं तो अगर ऐसे ही लिखना है तो इसमें आप कृपा करके ऐसे लिखिए। ये अगर आप एक डंडा और बना देंगे ना तो काम बिगड़ जाएगा, और वही काम यहाँ किया है, इसीलिए काम खत्म हो गया है। मतलब आप ऐसे समझिए, री की मात्रा अगर लगेगी नीचे तो ये दो यहाँ पर ऐसे डंडे नहीं लगेंगे, सिर्फ एक लगेगा। अब चाहे आपके ऊपर है, आप ऐसे लिखिए और नहीं तो फिर ऐसे लिखिए, दोनों सही है, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सीधी बात है, हमें जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं उन्हीं का चुनना था। तो ये वाला तो होने से रहा, इसमें तीनों के तीनों गलत है। श्रृंगार, श्रृंखला और श्रीमती देख रहे हैं। शमशान, सूचीपत्र और यथेष्ट वाला जो है ये भी यहाँ पर ठीक नहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप देखेंगे शुश्रूषा लिखा हुआ है। शुश्रूषा शब्द से जो है वो सही दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूजनीय ठीक लिखा हुआ है और निरपराध ठीक लिखा हुआ है। यही ऐसे है जो कि सही है, मतलब तीनों के तीनों सही होने चाहिए, ये आपको देखना था। और बाकी अगर आप देखें, जैसे लब्ध प्रतिष्ठित दिया है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, न कि लब्ध प्रतिष्ठित। पूजास्पद लिखा हुआ है, धैर्यता कोई शब्द ही नहीं होता, हर जगह ता प्रत्यय नहीं लगा सकते। तो कुल मिलाकर ऐसा हमें इसमें त्रयी ढूंढनी थी, तीन का एक जोड़ा ढूंढना था जिसमें कि तीनों के तीनों सही हो। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट। इसके बाद चौथे प्रश्न में आपसे पूछा कि तीसरा जो शब्द है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में से, पहली चीज आपको बता दिया है कि ये एक संख्यावाचक विशेषण है। दूसरी बात, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी यहाँ एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन अब आपको बताना है कि ये उसमें से कौन सा प्रकार है। मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये, जैसे आप गिनते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्या है? क्रम होता है, गिनतियों का क्रम होता है। तो ये क्रमवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी ये क्रमवाचक की कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न, यहाँ शब्द और विलोम दिए हुए हैं, कौन सा युग्म, ये पहले से जोड़ा मिलाकर रखा हुआ है, इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी विलोम नहीं है आपस में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पोषक का होता है शोषक, ठीक है, जो पोषण करे और जो शोषण करे, उल्टा एक दूसरे का। प्रतनु का स्थूल, प्रतनु मतलब पतला दुबला, स्थूल मतलब मोटा ताजा भारी भरकम। प्यासा का तृप्त, ठीक है, मतलब प्यासा है यानी उसे किसी चीज़ की कमी है, वो आकांक्षा है उसकी, और तृप्त मतलब जो भरा पूरा है। प्रतिबद्ध का संबद्ध नहीं होगा, दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, हालांकि समानार्थी नहीं है। संबद्ध का क्या होगा? विलग हो जाएगा, और भी बहुत सारे इसके विलोम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रतिबद्ध तो नहीं होगा। प्रतिबद्ध एक अलग शब्द है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है, ये दोनों भिन्न शब्द हैं, आपस में विलोम नहीं है।
छठवां देखें, मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, मोहन भी संज्ञा है, बालक भी संज्ञा है, सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है आप बताइए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये सुंदर शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये मोहन की विशेषता नहीं बता रहा है। वो अलग बात है कि बालक का नाम मोहन है, ये बालक की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जिसकी विशेषता विशेषण बताए वो विशेष्य होता है, इसलिए बालक शब्द विशेषण है इस वाक्य में, न कि मोहन। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखें, जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहा जाता है? वाक्यांश हेतु एक शब्द में व्याकरण कहा जाता है। जो भाषा का सटीक टीकाकार है भाष्यकार हो जाएगा, भाषा का विद्वान है तो भाषाविद हो जाएगा, वेदों का जानकार है तो वेदज्ञ हो जाएगा, लेकिन हमारा सही जवाब ए वाला है। इसके बाद आठवें शब्द को, माफ कीजिएगा, आठवें प्रश्न को आप देख रहे हैं, यायावर शब्द दिया है। किस वाक्यांश के लिए ये उपयुक्त है आपको बताना है। तो जो हमेशा घूमता टहलता रहे, हमेशा रमण करता रहे, तो रमण का मतलब तो दूसरा हो जाएगा। रमण का मतलब होता है कि आप मनोरंजन के उद्देश्य से टहल रहे हैं। यायावर जो है वो बिना उद्देश्य नहीं घूमते हैं, उनके भी घूमने का उद्देश्य होता है। ठीक है, एक रचना है अरे यायावर रहेगा याद, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पर्यटन जो इनका होता है वो भी उद्देश्यपूर्ण होता है। लोगों को लगता है कि ये फकीरी चोला पहनकर घूम रहे हैं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, हमेशा घूमते रहने वाला, जो स्थिर न रहे। अगला देखें, शब्द और उनके विलोम युग्म को सुमेलित करके यहाँ पर आपको कूट शब्द कूट विकल्प जो है वो चुनने हैं, यानी कोड दिया हुआ है नीचे कुल मिलाकर। तो पहले तो शब्द देख लीजिए, गुरु दिया है, गुप्त दिया है, गरल दिया है, गृहस्थ दिया है। गरल माने जहर होता है, ठीक है। तो गरल का हो जाएगा सुधा, गरल सुधारी पुकरही मिताई, ठीक है। गुरु का क्या होगा भाई? तो गुरु का लघु हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा और गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। मिला लीजिए तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला। अगला देखते हैं, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। इसका तो आपको बेलन लगा कर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अस्त्र हो जाएगा। इसमें मजा तो तब आता ना जब शस्त्र और कई तरह की चीज़ें और उस तरह की मतलब उलझाने वाली दी होती, लेकिन इतना सीधा विकल्प दिया है कि आप आराम से कर सकते हैं अस्त्र। फेंक कर जो मारा जाए, हाथ में पकड़ कर आप प्रहार नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको दुश्मन पर फेंक कर मार रहे हैं, तो वो क्या होगा? अस्त्र हो जाएगा। और हाथ में पकड़े हुए हैं उससे प्रहार कर रहे हैं, हाथ में है वो आपके तत्काल में, तो वो शस्त्र हो जाएगा। फिलहाल अस्त्र। अच्छा, इसके बाद आगे देखें। अब ये बताइए कि बेलन अस्त्र है कि शस्त्र है? मेरे ख्याल से दोनों है ठीक है। इसके बाद आगे चले, मेरी गाय सीधी है। मेरी गाय सीधी है, भाई गाय सीधी भी होती है, मरकही भी होती है। अब आपकी गाय सीधी है, ये अच्छी बात है, तो इसमें आप बताइए कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर गुणवाचक, स्थानवाचक और सार्वनामिक नहीं पूछ रहा है आपसे, असल में ये विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण पूछ रहा है। वो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो गाय शब्द के बाद ये जो इस्तेमाल हुआ है ना, सीधी, सीधा क्या है? गुणवाचक विशेषण है, और वो गाय के बाद इस्तेमाल हुआ है, यानी विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले बीच में विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। और अगर विशेष्य से पहले इस्तेमाल हुआ होता तब वो विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद 12वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहा गया दीठी, कहते हैं दीठी लगाकर बैठा हुआ है, भोजन पचेगा नहीं। तो दृष्टि, दृष्टि शुद्ध संस्कृत का शब्द है, दीठी उसका तद्भव होता है। नाक का नासिका होता है, नासा भी कहा जाता है, आँख का आक्षी होता है। आगे आप देखेंगे कान का कर्ण होता है। ज्येष्ठ शब्द का तद्भव आपको बताना है तो जेठ होता है, ठीक है। अधर मतलब होठ होता है, कंधे को स्कंध कहा जाता है, मुख खुद ही तत्सम है। इसके बाद आप देखेंगे अक्षी, अक्षी यानी आँख, ठीक है, अक्षी यानी आँख। इसके बाद 15वां, यहाँ शब्द और विलोम दिया है, मिलाना यहाँ भी है आपको। तो करुण का दिया है, और करुण है, कटु है, कुटिल है, कर्मठ है। करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। कटु का मधुर हो जाएगा या मधु हो जाएगा, जो लिखा हो। कुटिल का सरल हो जाएगा, कर्मठ का अकर्मण्य हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप चुनेंगे भाई तो इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। आराम से आप कर सकते हैं, प्रश्न सीधे ही हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 16वां थोड़ा सा विचारणीय है। इसमें आप देखें पूछा है कि कौन सा एक वर्ग जो है वो विशेष्य विशेषण के लिहाज से गलत है। मतलब पहला शब्द इसमें विशेष्य होना चाहिए, दूसरा विशेषण होना चाहिए। तो आप देखें, अभिषेक शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है? अभिषेक विशेष्य है, अभिषिक्त जो है वो उसी से बनने वाला विशेषण है। उपन्यास विशेष्य है, उससे बनने वाला विशेषण है औपन्यासिक, ठीक है। ऋषि विशेष्य शब्द है और उससे बनने वाला शब्द है विशेषण आर्ष, आप जानते होंगे।
इह जो है ये इहलोक कहा जाता है, माफ कीजिएगा, इहलोक कहा जाता है ना, मतलब जो भौतिक संसार है। तो इह शब्द है और उससे बनने वाला विशेषण है ऐहिक। तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं, ये सभी जो है ये अपने स्थान पर सही है। इसके बाद 17वें को देखते हैं भाई। यहाँ देखें, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का आपको चयन करना है, मतलब ऐसा आपको इसमें से समूह चुनना है जिसमें कि सभी सही हो। तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ सी वाला ऐसा है जिसमें कि सारे के सारे यानी चारों शब्द जो हैं वो सही दिए हुए हैं। अतिथि, कृतकृत्य, कोमलांगी और गृहस्थ एकदम सही दिया हुआ है। इन सभी की वर्तनी एकदम परफेक्ट है, बाकी सारे कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं। जैसे जागृति सही तो दिया है, लेकिन छोकरा होता है, छोकड़ा नहीं होता है। क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है, ये वाला अक्षर रहेगा। और छौंकना नहीं होता है, मतलब छौंकना नहीं होता है, छौंकना होता है। छौंका डालते हैं आप ना कढ़ाई में, तो छौंकना होता है, छौंक लगाना। आमिष की वर्तनी गलत है, यहाँ मूर्धन्य श होगा। यजमान होता है, फिलहाल जजमान दिया है तो चलिए तद्भव मान के रख देते हैं, लेकिन आमिष तो गलत ही दिया है। जलंधर नहीं होता है, जालंधर होता है। जालंधर कौन था? भगवान शिव का अंश था। आशीर्वाद की भी वर्तनी गलत है, तत्कालिक भी गलत लिखा है। कुल मिलाकर इसमें सी वाला ऑप्शन ही सही है, उसी को चुनने में भलाई। 18वां देखिए भाई, जो क्षमा पाने योग्य है वो क्या होगा? क्षमा प्रार्थी होगा। जो क्षमा की प्रार्थना कर रहा है वो क्षमा प्रार्थी होगा ना। क्षमा पाने योग्य है तो उसे क्षम्य कहा जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय है, ये सही बात है और यही हमारा सही उत्तर है। जो वचन से परे है वो अवर्णनीय नहीं होगा, वो अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय हो जाएगा। जो बहुत बोलता है वो वाचाल हो जाएगा और जो कम बोलता है वो मितभाषी होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ही इसमें एकमात्र सही दिया है। कालिदास की वर्तनी तो आप जानते ही हैं, कालिदास ऐसे ही लिखा जाता है और कोई तरीका नहीं है लिखने का। 20वां देखिए, आइए कहाँ गया ये होठ। तो होठ का ओष्ठ होता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। और विकल्प ऐसे हैं कि वैसे भी जान जाएंगे। वहाँ 4 लड़के बैठे थे। भ्रम तब होता जब यहाँ वहाँ शब्द भी दिया होता। ठीक है, विकल्प में वहाँ शब्द भी दिया होता और तब आपसे पूछ रहा होता कि विशेषण कौन सा है बताइए, तब आप थोड़े चक्कर में पड़ते, लेकिन ऐसा यहाँ है ही नहीं है। विकल्प इतने सीधे हैं कि उसमें से आप आराम से परख सकते हैं कि 4 जो है यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण दिया है वही इसमें विशेषण। इसके बाद 22वें में पूछा गया कि भाई इसमें विलोम शब्दों को सुमेलित करके बताइए कौन सा कोड सही रहेगा। परिश्रम है, निषिद्ध है, दरिद्र है, द्वेष है, और इधर धनी, सद्भावना, विहित और विश्राम दिया है। निषिद्ध मतलब जिस पर पाबंदी लगी है, विहित मतलब जिसका विधान किया गया है, जिसकी छूट है। तो अब इसमें मिलाना है। परिश्रम का क्या होगा? विश्राम हो जाएगा। निषिद्ध का विहित ही होता है, आप हजारों बार पढ़ चुके हैं। दरिद्र का धनी हो जाएगा और द्वेष का सद्भावना हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से इसका सी वाला विकल्प एकदम 100% सही। क्षीर, क्षीर मतलब क्या होता है? तो क्षीर जो है ये दूध से बनती है और उसी को हम लोग बिगाड़ कर बोलते हैं खीर। ठीक है, अच्छा, मट्ठे को संस्कृत में क्या बोला जाता है आप जानते हैं? मट्ठे को बोला जाता है तक्र। ये तद्भव तत्सम की बात नहीं हो रही है, संस्कृत शब्द की बात हो रही है फिलहाल, और घी का घृत होता ही है। तो क्षीर का खीर हो जाएगा, यही इसमें डी वाला विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 24, यहां तक हमने 23 तक देखा था। ठीक है, 24 शब्द और उसके विलोम को सुमेलित करके यहाँ पर विकल्प चुनना है। तो यहाँ देखिए, उपसर्ग दिया है, ईश्वर दिया है, इहलोक दिया है, उदार दिया है, मिला लीजिए। देखिए, उपसर्ग का आप हजारों बार पढ़ें, प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो पहले लगे शब्द के और प्रत्यय जो पीछे लगे। ईश्वर का क्या हो जाएगा? तो ईश्वर का जीव हो जाएगा। और इहलोक का, इहलोक देखिए यहाँ पर आ गया, तो इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। इहलोक मतलब ये भौतिक संसार जिसमें हम लोग कष्ट भोगने आए हैं, और परलोक मतलब वो विधाता का जो ऊपर का लोक है, स्वर्ग। उदार का कृपण हो जाएगा, तो उसी हिसाब से मिला लेंगे। और कृपण माने कंजूस होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को देखें। पूछा गया कि विशेषण शब्द कौन सा है? तो आत्मीय शब्द विशेषण है भाई, आत्मा से बना हुआ है। बाकी सारे जो हैं वो तो विशेष्य हैं पहले से ही। प्रश्न संख्या 26, उत्तम का क्या होगा? अधम हो जाएगा। ठीक है, उत्तम मतलब जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। अधम मतलब जो निम्न है, निकृष्ट है, घृणित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 27वें प्रश्न में आइए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का विकल्प चुनिएगा, यानी ऐसे शब्दों का झुंड चुनिएगा जिसमें कि सभी सही हो। तो यहाँ देखें, हिरण्यकशिपु लिखा है, शूर्पणखा लिखा है, हितेच्छु लिखा है और समिति लिखा है। ये चारों के चारों शब्द एकदम बढ़िया से सही, इनमें कोई भी शब्द गलत नहीं है। हिरण्यकश्यप हम लोग बोल देते हैं, लेकिन असल में होता है हिरण्यकशिपु। ठीक है, और शूर्पणखा की भी वर्तनी एकदम सही है। यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई? संवाद जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, संवाद होता है, या तो अनुस्वार लगा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। सुषुप्ति में मूर्धन्य श रहता है, आप जानते ही हैं। स्वास्थ्य, चलिए यहाँ पे आप देखिए। अच्छा, सार्वजनिक को देखिए, सार्वजनिक कैसे लिखा है? एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सार्वजनिक होता है। संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है।
माफ़ कीजिएगा, संग्रहित यहाँ ठीक लिखा हुआ है। श्रृंगार की जो वर्तनी आप देख रहे हैं वो यहाँ पर गलत दी हुई है, इस पर काट दिया गया है, तो हो सकता है आपको न दिख रहा हो। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 ऐसे डंडा लगा दिया है, इसलिए काम बिगड़ गया है। नीचे देखें, हिरण्यकश्यपु लिखा हुआ है, ये वर्तनी ही गलत है। हितेच्छुक नहीं होता है, सिमिति मतलब देख कर ही मालूम हो रहा है, सी वाला विकल्प होगा, सीधी बात। अच्छा, इसके बाद 28वें प्रश्न में पूछा गया कि वर्तनी के लिहाज से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बताइए। यह सन्यासिनी का आश्रम है, यही वाक्य इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। क्यों? निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला? भाई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ निरपराधी कोई शब्द ही नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है। पत्रोत्तर देकर अनुग्रहित करें, अनुग्रहित करें, अनुग्रहित नहीं करें, मतलब यहाँ पर री की मात्रा लगेगी। उसे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, तो ए वाला इसमें सही होगा। 29वें प्रश्न को देखिए, 100 वर्ष का समय क्या होता है? शताब्दी होता है। अब्द मतलब होता है वर्ष, और शत मतलब होता है 100। तो शत और अब्द मिला तो 100 वर्षों का समूह यानी शताब्दी। और ये तो युगों के नाम दिए हुए हैं, त्रेता, कलयुग, द्वापर और सतयुग। ठीक है। और अंतिम प्रश्न, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, और इसमें एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मुक्त हस्त से नहीं, यहाँ से का कोई स्थानीय नहीं है, सीधे सीधे मुक्त हस्त मतलब खुले हाथ से, मुक्त हस्त का मतलब ही हो जाएगा खुले हाथ से, तो बी वाला विकल्प इसमें सही होगा। 30वां प्रश्न आप देख रहे थे। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ हिंदी की ये उत्तरमाला समाप्त होती है। इसमें इतना ही।